ओके गाइस, हेलो। मेरा नाम है एस एस सर और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस बार हम बात करने वाले कि सर मैक को लेके आने हैं डेरिवेशन फुल आउट ऑफ फुल। ठीक है ना। 12th क्लास का एग्जाम है, 8 मार्च को पेपर है फिजिक्स का। और हम चाहते हैं कि डेरिवेशन के अंदर अपन सारे के सारे डेरिवेशन करेक्ट करके आ जाए। ठीक है। उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बात हो जाएगी पहले कि ना, कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे कवर करने हैं और कौन से ऐसे डेरिवेशन उसको मैं छोड़ सकता हूँ। ठीक है। तो गाइज, मैंने मेरा फिजिक्स का एग्जाम दिया था 12th बोर्ड का 2012 के अंदर। और उसके बाद से लेके आज तक, मतलब लास्ट ईयर 2022 तक जितनी भी बार फिजिक्स का एग्जाम हुआ है, मैंने हर एक पेपर का एनालिसिस ठोका है। ठीक है ना। ये सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ गाइज की जो भी मैं आपको डेटा भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो आपको मैं डेरिवेशन बताने वाला हूँ, सारे पीवाई क्यू मैंने उठा के देखे हैं, मैंने ट्रेंड उठा के देखे हैं। ठीक है। कि कितनी बार कौन सा डेरिवेशन पूछा गया है, अब किसके चांसेस है, अब किसके चांसेस नहीं है। ठीक है। उसके हिसाब से मैंने आपको डेटा दिया है। तो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है आपका ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। देरी नहीं करते अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं चैप्टर 1 की, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, जहाँ पे आप डायपोल को लेते हो, बाकी कोई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डायपोल को लोगे उसके एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट, दोनों ही पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो पूछ सकता है। उसके बाद में पूछेगा आपको, अगर डायपोल को रख दिया है अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क का क्या क्या कहानी होगी। ठीक है ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम भी हमारे पास में दो प्रकार का होता है यहाँ पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी अपन रखने वाले हैं। एंड गाइस, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये आपको डेरिवेशन में दे रहा हूँ, जो आपको लिस्ट में बता रहा हूँ, ये आपको हेल्प भी करेंगे आपके जेडब्ल्यू एडवांस के अंदर भी, और नीट के अंदर भी, और जेडब्ल्यू मेंस के अंदर भी। ठीक है ना। वहां पर भी इन डेरिवेशन को करने की वजह से आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। ठीक है। चैप्टर 2 पे चलते हैं अपन। चैप्टर 2 है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब जो ये इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट है ना, ये दोनों ही जगह पे इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इक्वेटोरियल में यहाँ पे अपन पोटेंशियल निकालने की बात करेंगे, एक्सियल पे भी पोटेंशियल निकालने की बात करेंगे। दूसरा डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होता है वो कुछ तो होता है। अब वो क्या होता है मैंने आपको हिंट दिया, आपको जाके पूरा अच्छे से डेरिवेशन खींचना है। गाइस, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ठीक है। डेरिवेशन देख लो अच्छे से, 4 बार प्रैक्टिस करो। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, अगर लिखना स्टार्ट करोगे ना, दिमाग में जम जाएंगे यार। शानदार स्कोर लेके आओगे। ठीक है। थर्ड डेरिवेशन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है कैपेसिटर ऑफ पीपीसी। पीपीसी क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। उसका कैपेसिटेंस आपको निकालने के लिए बोलेगा, कैसे चार्जेस ज्यादा के इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कहानी हो रही है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होगा? डेफिनेटली कैपेसिटर को अगर अपने कंबाइन किया है, सीरीज में कर दिया और पैरेलल में कर दिया, सीरीज का अलग से, पैरेलल का अलग से, उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, उसका डेरिवेशन फाइंड करना। ध्यान रखना गाइस, रट लो। रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज में जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो अपन डायरेक्ट एडिशन करते हैं। 3 ओम का 5 ओम का लगा हुआ है, तो अपन बोलते हैं 3 + 5 8 ओम। कैपेसिटेंस में उल्टी कहानी है। यहाँ पे जब पैरेलल में अगर लगे हुए हैं कॉम्बिनेशन में, तब हम डायरेक्ट एडिशन करेंगे। अदरवाइज हम रेसिप्रोकल करके एडिशन करेंगे। और ध्यान रखना, जब भी आप रेसिप्रोकल करके एडिशन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अपन गलती क्या हो जाती है गाइस, कि अपन उसको फिर से रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। ठीक है। अगर रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे अपन 1/c इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं। ओके। आंसर निकालोगे तो सी इक्विवेलेंट आंसर देना है, 1/c इक्विवेलेंट आंसर नहीं देना है गाइस। ठीक है। तो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। चैप्टर 3 में देखते हैं, चैप्टर 3 में क्या है। चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने पास जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। अब यार, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला बहुत है ना, बहुत बेकार सा लगता है। ठीक है। वो कुछ तो कुछ भी लंबा सा कुछ भी दे देते हैं, लेकिन उसको समझो अच्छे से। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। पक्का पक्का चांसेस है कि यहाँ से यार दे देगा क्वेश्चन, डेरिवेशन आपको दे देगा। उसके अलावा इस बार अपने पास सेल भी आ चुका है, तो हम सेल से वही वाली मस्ती करेंगे जो अपन ने पिछली बार कैपेसिटर से करी है। इनका भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने को डिराइव करना आना चाहिए। फिर एक बहुत शानदार चीज है अपने पास में यहाँ पे, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज आपकी क्या काम का है? डेरिवेशन अच्छे से चाटो। आपको इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, उनको करने में मजा आएगा, बोर्ड में भी, और जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तब वहां पे भी डेफिनेटली मजा आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन अगर चलते हैं आगे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 था। अपन इसके और आगे चलते हैं, तो अपने पास में आ जाता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि है चैप्टर नंबर 4। ओके। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है? एक तो अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सर ये इतना लंबा देखो, घबराना नहीं है। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है क्या? सीधी सी बात करें, वायर की।
लॉन्ग बोले तो इनफाइनाइट वायर की वो बातें कर रहा है, इसलिए लॉन्ग उसको बोल दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ जाएगा यहाँ पे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, अच्छा डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने ही नहीं वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी की वजह से लगता है। तो जो मोशन आप चार्ज पार्टिकल का आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में आपने चार्ज पार्टिकल डाला, उसके बाद में है ना चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसा ऐसा कुछ मोशन करता है, हेलिकल मोशन कहते हैं उसको, स्पाइरल टाइप का। उसका भी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आपको जेडब्ल्यू में काम में आने वाले हैं। थर्ड डेरिवेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, इसको आप ऐसे रट लो कि अगर दो वायर मेरे पास में ऐसे दे रखे हैं और दोनों में करंट है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, दोनों चिपकना चाहेंगे। दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, दोनों क्या करें, चिपकना चाहेंगे। एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, दोनों अलग होना चाहेंगे, ठीक है ना। रिजल्ट आप याद रखिए कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगे कि रिपल्सिव फोर्सेस आएंगे। डेरिवेशन भी आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट है गाइस ये भी। ठीक है, चैप्टर 4 के बाद में अपन चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 है अपना मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब यहाँ पे क्या मैटर हो गया, अब यहाँ पे है ना दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डायपोल की बात करें, डायपोल मैग्नेटिक डायपोल की बात करें, पहले इलेक्ट्रिक डायपोल थी। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है मैग्नेटिक डायपोल की। दूसरी बात, आपको रिलेशन निकालना है मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के अंदर। ये अपन इस पर ध्यान नहीं देते, जो सेकंड वाला डेरिवेशन मैंने आपको लिखा है ना, ध्यान नहीं देते, लेकिन इतना लंबा चौड़ा कुछ काम नहीं है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, मैं चाहता हूँ आप कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं अपन, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको आप प्यार से ईएमआई कहते हैं। तो यहाँ पे क्या काम का डेरिवेशन है, एक तो अपने क्या किया, एक कॉइल को लिया और आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब आपने कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज किया, ऐसे से आपने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया। उस केस के अंदर जो ईएमएफ में इंडक्शन आएगा, मतलब जो उस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसके बारे में जो आपको डेरिवेशन है, ये वाला डेरिवेशन है। सेकंड जो काम में आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड और थर्ड दोनों है सोलेनॉइड वाले। सोलेनॉइड मतलब आपने ऐसे ही कुछ लिया, फिर उसके ऊपर 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 आपने ऐसे कुछ केबल चढ़ा दी, उसको सोलेनॉइड कहते हैं। जरा देखोगे तो पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो पूरे साल बुक नहीं खोलते और अभी पूरे लग जाते हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे आप भी, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन यार लंबी रेस के घोड़े बनना सीखो, ठीक है ना। ऐसे लास्ट मोमेंट पे सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और बेटर स्कोर लेके आओगे आप अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, थर्ड वाला जो डेरिवेशन यहाँ पे वो वापस से सोलेनॉइड का ही है, जहाँ पे अपन म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे टू लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है ना। ऊपर सेल्फ इंडक्शन था, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, इसके आगे चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 7 पे, जो कि है एसी। गर्मी आ रही है और एसी की आवश्यकता हमें पड़ेगी, लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये वो वाला एसी नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पे अपन फेजर डायग्राम वगैरह बनाते हैं, रजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का, ऐसा वाला अपने को सर्किट पकड़ना है और उसके लिए अपने को डिराइव करनी चीज़ है। उसके बाद में अपन को पकड़ना सीरीज एलसीआर सर्किट, उसका भी डेरिवेशन रट लेना है लिख लिख के, घिस घिस के। थर्ड है रेजोनेंस कंडीशन एलसीआर सर्किट। यहाँ पर आप देखते हैं कि करंट मैक्सिमम कब आ रहा है, उसको आप रेजोनेंस कहते हो। तो रेजोनेंस कंडीशन एलसीआर सर्किट, ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ डेरिवेशन यहाँ पे से जो काम का है वो है पावर इन एसी सर्किट। पावर इन मतलब पावर डिसिपेटेड आप कह लीजिए इन एसी सर्किट। यहाँ पे आप पावर फैक्टर नाम की भी कोई चीज निकालते हो, ठीक है ना, कॉस फाई लास्ट में आता है, उसको भी ध्यान से पढ़ के जाइएगा। वहां से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और डेरिवेशन भी डेफिनेटली आ सकते हैं। फिफ्थ चीज है एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़े से कम चांसेस है लेकिन इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो ये 5 डेरिवेशन ऑल्टरनेटिंग करंट से थे, जिससे मैं कह रहा था कि ये काम क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है 8 चैप्टर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। यहाँ पे मैक्सवेल साहब ने कुछ कहानी रची थी, उन्होंने क्या किया था, एम्पियर साहब के लॉ को उठा के कुछ छेड़खानी कर दी थी। तो उसका जो डेरिवेशन है, जो कुछ कुछ बातें की हैं, वो आपको रटना है, लिख लिख के घूटना है, लेके जाना है। सेकंड डेरिवेशन यहाँ पे काम का है, वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये दोनों डेरिवेशन इस चैप्टर से हैं, बाकी कुछ इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है अपने पास में चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स। तो भैया रे ऑप्टिक्स जब आता है तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि भैया अब्बू आ गए हैं, ठीक है ना, पापा आ चुके हैं। तो रे ऑप्टिक्स जो है, ये बहुत 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 काम का चैप्टर है। अगर आप चाहते हो कि 12th बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर मारो तब। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनके बीच में कोई रिश्ता निकलता है, उसका डेरिवेशन काम का है।
उसके अलावा हम बात करेंगे, आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस पे लेंसेज की या ग्लासेस की बात नहीं कर रहा, मिरर्स की बात नहीं कर रहा, कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स दोनों सरफेसेस के ऊपर रिफ्रैक्शन कराया हुआ है उन्होंने। ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ये पूछ ले, हो सकता है आपको वो पूछ ले। फोर्थ जो इस चैप्टर से फॉर श्योर शॉर्ट जो आ सकता है वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन, ठीक है ना। फिफ्थ चीज जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, ये भी डेरिवेशन आपको रट के जाना है। रट के जाने से मेरा मतलब ये कतई नहीं होता कि आपको समझना नहीं है, लेकिन गाइस आपने समझने के लिए वक्त छोड़ा कहाँ है। ठीक है, चैप्टर 10 की बात करूँ, वेव ऑप्टिक्स। तो ये जो हमने बोला था कि अब्बू आ गए हैं, ये अब्बू के छोटे भाई है, हमारे चाचा जान है, तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। आपके पापा से छोटे भाई है। यहाँ पे भी 5 डेरिवेशन, पांचों के 5, सातों के साथ इंपॉर्टेंट है 5 डेरिवेशन। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ओके। आपको क्या करना है, वेव थ्योरी जो बोलती है उसके हिसाब से रिफ्लेक्शन कराना है आपको, है ना। ऐसे 2 रेज पटकनी है, 2 रेज के बाद में जो उसका फ्रंट आएगा वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आपको दिखाना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम आ रहा है। फिर है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, यहाँ पे भी सेम चीज करनी है आपको। थर्ड डेरिवेशन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न जो आप बनाओगे, स्क्रीन के ऊपर कोई भी पॉइंट आपने कंसिडर कर लिया, वहां पे इंटेंसिटी कितनी आने वाली है, उसके एक्सप्रेशन को निकालने के लिए डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और फिफ्थ मिलते जुलते हैं, जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डेरिवेशन करना है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डेरिवेशन करना है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब वही कंडीशन ऑफ मिनिमा निकालो, ऐसे भी पूछ सकता, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव का मतलब कंडीशन ऑफ मैक्सिमा निकालो, डायरेक्ट ना देके ऐसा पूछ सकता है कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा को आप डिराइव करो। डिस्ट्रक्टिव के अंदर पूछ सकता है कंडीशन ऑफ मिनिमा निकालो, ठीक है। तो डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है गाइस, जो भी पूछेगा अच्छे से याद करके जाओ, बता के आएंगे अपन। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा आपको, आपको एग्जाम से पहले, ठीक है ना। 8 मार्च को आपका एग्जाम, 9 मार्च को आपका एग्जाम है। उसके पहले आपको, है ना, कुछ भी डाउट आता है फिजिक्स में, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा, जस्ट गिव मी हाई ऑन व्हाट्सएप, मुझे बताओ कि फोटो खींच के भेजो सर ये समझ में नहीं आ रहा। आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप में से एक एक को रिप्लाई करूँ, ओके फाइन। चैप्टर 11 है डुअल नेचर। डुअल नेचर जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड का होता है, आपके सामने कुछ और किसी और के सामने कुछ और, ये डुअल नेचर हम बात कर रहे हैं मैटर और वेव्स की, ठीक है, रेडिएशंस की वगैरह। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको स्ट्रक्चर बनाना है, देखना है आपको कि हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज में क्या कहानी हो रही है, और कब इलेक्ट्रॉन निकल रहे, कब नहीं निकल रहे। उसके अलावा भी कौन सी गैस अंदर यूज करी या फिर गैस यूज ही नहीं करी, वैक्यूम लिया कि नहीं लिया, लाइट गिराने से क्या हो रहा है, करंट कहाँ पे दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन अच्छे से याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो। सेकंड चीज, डी ब्रोगली साहब ने, डी ब्रॉय साहब ने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आप डी ब्रॉय से आप निकाल सकते हो वेवलेंथ, वो भी आपको पता होना चाहिए। और एक और बात की, डी ब्रॉय साहब ने, है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात की थी, तो उसका भी डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब थोड़ा सा देखो, एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। एटम नाम है चैप्टर का, और छोटा सा एटम के साइज का चैप्टर है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बॉर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन, जो उन्होंने, अच्छा एक और बात ध्यान रखिए, बॉर्स ने केवल हाइड्रोजन पे थ्योरी दी ऐसी बात नहीं है, उन्होंने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक दूसरे एटम्स, जहाँ पे क्या हो कि एकदम हाइड्रोजन के जैसे हो, लाइक लिथियम पे भी हो कहीं हद तक कुछ वैलिड है, हीलियम पे भी कुछ हद तक वैलिड है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि जो परमिटेड ऑर्बिट्स है, उन्होंने ऐसे बोला था इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं घूम सकता, कुछ एक आपको मल्टीपल लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ ऐसी होनी चाहिए, तो वो क्या होनी चाहिए उस पर भी काम करो आप। प्लस कौन से लाइक थर्ड ऑर्बिट है, उसका रेडियस क्या साइज का हो सकता है, ये सब, या पांचवे क्या साइज का हो सकता है, इसका डेरिवेशन अपने पास में, उसको याद कर लीजिए। सेकेंड चीज, बोर साहब ने बोला था क्वांटाइजेशन कंडीशन, कि है ना, क्वांटाइज रहती है कुछ चीजें, हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आपको बुक खोल के उठानी पड़ेगी, ये हम रिवीजन करने नहीं बैठे हैं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटाइजेशन वाला डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, उस कंडीशन को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे चलते हैं गाइस, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई एंड चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स। तो यार बहुत जल्दबाजी के अंदर मैं इसके तो डेरिवेशन लिखना भूल ही गया,
ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 13 और 14 में कुछ ऐसा कुछ है नहीं खास कि आपको डेरिवेशन पूछ लेगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस चैप्टर्स। इन यहाँ से कुछ डेरिवेशन नहीं आने वाला, कोई चांस नहीं है ऐसे डेरिवेशन आ जाए, हंसते हंसते जाओ। बाकी के 12 चैप्टर में जितने मैंने आपको डेरिवेशन बताए वो सारे इंपॉर्टेंट है, उन्हें कवर कर लीजिए बस। ओके, और बहुत जल्द मैं शायद कुछ अब वापस चैनल पे देखिएगा, मैं आपको एक और टिप, एक अच्छा सा वीडियो बना के डालने वाला हूँ, जहाँ पे अपन 3 दिन का प्लान लेके चलने वाले हैं। फिजिक्स में 70 में से 70 पूरे खींच के लेके आने वाले हैं। ठीक है ना? तो बने रहिए मेरे साथ में, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, सो दैट वो भी काफी अच्छा स्कोर कर पाए। ओके गाइज, बाय बाय, टाटा।